दोस्तों, आज फिल्म इंडस्ट्री में किसिंग सीन भले ही आम बात हो गई हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भले फिल्म इंडस्ट्री तवाइफों की इंडस्ट्री कहलाती थी, लेकिन किसिंग सीन का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे दौर में एक हीरोइन ऐसी सुपरस्टार बनकर उभरी जिन्होंने इतना लंबा किसिंग सीन शूट किया कि उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी और ड्रैगन लेडी कहे जाने वाली देविका रानी की। ये उस दौर में फिल्मों में आई जब महज तवाइफें ही फिल्मों में महिलाओं की खाना पूर्ति किया करती थी। समाज के खिलाफ देविका ने न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह बनाई बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहलाई। बोल्ड इतनी थी कि खुलेआम शराब सिगरेट का सेवन किया करती थी। इनका ड्रेसिंग सेंस भी उस जमाने में बेहद बोल्ड और खतरनाक समझा जाता था। विदेश में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद क्यों देविका अक्सर विवादों में रही? क्या है इनका और रविंद्रनाथ टैगोर का रिश्ता? शादीशुदा होने के बावजूद देविका रानी को क्यों करने पड़े दूसरे एक्टर से अफेयर? पति के पास लौटने के लिए इन्होंने कौन सी खास शर्त रखी? क्या था पंडित नेहरू का वो किस्सा? कैसे इन्होंने दिलाई दिलीप कुमार को पहचान? क्यों आजीवन इनका पति करता रहा इन्हें प्रताड़ित? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम के पास स्थित वलतायर के बड़े जमींदार के घर हुआ था। देविका के पिता मनमथनाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले इंडियन जनरल सर्जन थे। इसके साथ ही फेमस राइटर रविंद्रनाथ टैगोर देविका के दादा लगते थे। दरअसल देविका की दादी सुकुमारी देवी ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली देविका को महज 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी कर देविका ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में दाखिला लिया। कई डिजाइनिंग कोर्स कर देविका ने 1927 में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जॉब शुरू किया। देविका रानी की मुलाकात 1928 में फिल्म मेकर हिमांशु राय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग कर रहे थे। देविका भी उस समय कुछ हॉलीवुड डायरेक्टरों के साथ मिलकर उनके फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन किया करती थी। देविका के काम से इंप्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गई और उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन करने लगी। साथ काम करते हुए देविका रानी और हिमांशु राय एक दूसरे को दिल दे बैठे। हिमांशु देविका से 16 साल बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने 1929 में शादी कर ली। शादी होने के बाद दोनों बर्लिन शिफ्ट हो गए, जहां कपल ने जर्मन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी यूएफओ स्टूडियोज में काम किया और कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंदर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद साल 1933 में देविका रानी ने अपनी पहली फिल्म कर्मा से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया। दरअसल हिमांशु राय और देविका रानी दोनों भारत आए और भारत आकर 1933 में कर्मा नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में देविका रानी नायिका बनी और हीरो बने हिमांशु राय। उस समय फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए इतना बुरा समझा जाता था कि नायिका के रोल भी आदमी ही किया करते थे। कर्मा फिल्म रिलीज हुई और देविका रानी स्टार बन गई। उन्हें स्टार सितारा कहा जाने लगा, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। देविका ने अपनी फिल्म से ही भारतीय सिनेमा में भूचाल ला दिया था। इस फिल्म में देविका ने पति हिमांशु राय के साथ 4 मिनट का किसिंग सीन दिया था, जो आज तक खुद में एक रिकॉर्ड है। यह वो दौर था जब फिल्मों में फूलों के जरिए रोमांटिक सीन्स को दिखाया जाता था। जहाँ एक तरफ फिल्म को पसंद किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दिखाए गए 4 मिनट के किसिंग सीन से कई विवाद भी खड़े हुए। यह सीन देविका और हिमांशु के बीच ही फिल्माया गया था। विवादों के बावजूद देविका के कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बनकर इतिहास रच दिया।
इस फिल्म का इंग्लैंड में प्रीमियर हुआ था, जहां ये दर्शकों को खूब पसंद आई थी। भारत में इसे नागिन की रागिनी नाम से दोबारा रिलीज किया गया, लेकिन यहाँ पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद देविका ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इसी साल 18 एकड़ में फैले बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। इस स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा थी, जो साल 1935 में रिलीज हुई। ये वही फिल्म थी जिसने देविका की निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला दिया था। इस फिल्म में देविका के को स्टार नजमुल हसन थे और इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान देविका और नजमुल के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों फिल्म जीवन नैया में भी साथ नजर आए। यहाँ एक तरफ देविका शादीशुदा होने के बावजूद नजमुल के प्यार में डूबती चली जा रही थी, वहीं हिमांशु राय को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। दोनों की लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब अचानक से आधी फिल्म छोड़कर रातों रात नजमुल और देविका गायब हो गए। दोनों की जब तलाश शुरू हुई तो जीवन नैया के ये हीरो और हीरोइन कोलकाता के एक होटल में पाए गए। यहीं से हिमांशु और देविका के रिश्तों में दरार आ गई। हिमांशु ने फिल्म रोक दी। फिल्म रुकने से हिमांशु के पैसे डूब गए। कर्जदार पैसे लेने खड़े थे, लेकिन हीरोइन के बिना फिल्म बनाना संभव नहीं था। तब शशधर मुखर्जी, जो उस समय प्रोडक्शन के साउंड इंजीनियर थे, उन्होंने देविका को समझाया और सुलह करने के लिए वापस बुला लिया। देविका शशधर को भाई मानती थी तो बात काट नहीं सकी। उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था और पति को छोड़कर रहने वाली महिलाओं को ठीक नहीं समझा जाता था। हिमांशु के पास लौटने के लिए देविका ने शर्त रखी कि उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी, लेकिन घर का पूरा खर्च अकेले हिमांशु उठाएंगे। बॉम्बे टॉकीज दिवालिया होने की कगार पर थी। फिल्म रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु देविका की सारी शर्तें मान गए। समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। इधर फिल्म जीवन नैया से नजमुल हसन को हटाकर अशोक कुमार को लिया गया, जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। अगर आप अशोक कुमार की बायोग्राफी को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार अछूत कन्या में साथ दिखी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूत कन्या को ही भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। एक जमाने में अभिनेत्री देविका रानी की दोस्ती सरोजनी नायडू से हुआ करता था। साल 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी का किरदार काफी खास था। उन्होंने दलित लड़की का किरदार निभाया था। सरोजनी नायडू को यह फिल्म काफी पसंद आई थी, जिसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इस फिल्म को देखने के लिए राजी किया। पहले जवाहरलाल नेहरू यह फिल्म नहीं देखना चाहते थे। जब उन्होंने यह फिल्म देखा, उन्हें यह काफी ज्यादा पसंद आया। जवाहरलाल नेहरू इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद फैन लेटर लिखा और साथ ही उन्होंने देविका रानी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया। देविका रानी के इस फिल्म के बाद से ही उन्हें काफी अधिक पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। 1940 में हिमांशु राय की 48 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन होने के कारण मृत्यु हो गई। उस वक्त तक देविका रानी उनके साथ ही रही और पति के जाने के बाद स्टूडियो की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी के साथ पार्टनरशिप में अनजान, किस्मत जैसी कई हिट फिल्में प्रोड्यूस की। भारतीय सिनेमा को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने में देविका रानी का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसी कारण उन्हें ड्रैगन लेडी का टैग भी दिया गया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनके गुस्सैल तेवर के कारण उन्हें ड्रैगन लेडी कहा जाता था। साल 1944 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले दिलीप कुमार को ज्वार भाटा फिल्म में काम दिया। वो देविका ही थी जिन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम दिया। कुछ ही सालों में अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने देविका से अलग होकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान बना लिया। इंडस्ट्री का सपोर्ट न मिलने पर देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी और अपना शेयर बेच दिया। 30 से 40 के दशक में इन्होंने करीब 15 फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। विदेश में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है।
इन्हीं के कारण अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और राज कपूर जैसे सितारों का करियर परवान चढ़ा। पति हिमांशु राय के निधन के एक साल बाद यानी साल 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रोएरिच से दूसरी शादी की। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए। मनाली में कुछ साल बिताने के बाद देविका और उनके पति दोनों बैंगलोर शिफ्ट हो गए और अपने एक एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली। 1969 में देविका दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1993 में पति रोरिच की मौत के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को भारतीय सिनेमा की यह पहली एक्ट्रेस दुनिया को अलविदा कह गई। किश्वर देसाई की लिखी किताब द लॉन्गेस्ट किस में लेखक ने देविका की निजी जिंदगी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। इस किताब के मुताबिक रोएरिच से शादी होने से पहले देविका रानी ने उन्हें अपनी पहली शादी में सही गई शारीरिक प्रताड़ना का दर्द बयां करते हुए कई पत्र लिखे थे। इनमें से एक लेटर में देविका ने अपने बारे में लिखते हुए बताया है, मेरे प्यारे वो काफ़ी डरी हुई है। उसे मारा गया, तरपाया गया, काम करवाया गया, मेंटली तोड़ा गया, लेकिन भगवान ने उसे टूटने से बचा लिया। इस किताब में यह भी बताया गया कि देविका के पहले पति हिमांशु साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनका इलाज एक मनोवैज्ञानिक से चल रहा था। उनका स्टूडियो हर साल 3 फिल्में प्रोड्यूस करता था। इन सभी फिल्मों में देविका को ही एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया जाता था। हिमांशु ने यहाँ तक देविका पर इतना वर्क प्रेशर डाला हुआ था कि वो उन्हें एक दिन की छुट्टी भी नहीं देते थे। मनाली के पास बसे नग्गर में देविका रानी की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ उनके पति रोरिच की बनाई कुछ यादगार पेंटिंग्स भी हैं। मौत के बाद देविका की अस्थियां ब्यास नदी में विसर्जित की गई। वही अस्थियों का कुछ हिस्सा उनके पति रोरिच की आर्ट गैलरी के बाहर लगे नींबू के पेड़ के नीचे डाली गई थी, जहाँ वो अक्सर घंटों मेडिटेशन किया करती थी। दोस्तों, भारत की पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी के किस्सों का सफर यहीं तक। इस एपिसोड में देविका रानी से जुड़ी कई सारी तथ्य और उनके किस्सों को नहीं बताया गया है, जो कि फिर किसी एपिसोड में हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।